फंस गई देवरानी। दुल्हन बनना, अपनी फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, फेवरेट डिजाइनर ज्वेलरी पहनना किसी भी लड़की का सपना होता है और ऐसा ही सपना प्रिया का भी था। प्रिया की उम्र शादी की हो गई थी और उसके इस सपने को पूरा करने लायक लड़की की खोज जोरों शोरों से चल रही थी और इसी में उनके पास वर्मा परिवार के बेटे प्रेम का रिश्ता आता है और आज लड़की वाले उसे देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाली सूट पहनूं या ये वाली? सूट क्यों पहनना है प्रिया? अरे अरे बेटा, तुम तो घबरा गई। कस्तूरी जी, आप तो आज शाम को आने वाली थी। अभी तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं हो पाई। देखिए घर कितना बिखरा पड़ा है, हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हो गया, एक तो आप किसी को अपनी बेटी भी देगी और उनकी खातिरदारी भी करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ विमला जी? और प्रिया, तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट ही पहनती है। कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ। और अपनी बातों से 10 मिनट में ही कस्तूरी सभी का दिल जीत लेती है। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कस्तूरी से पहली बार मिल रहे हैं। कहाँ मुझे टेंशन हो रही थी कि कौन से सूट पहनूं। यहाँ तो आंटी जी मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शॉक नहीं हुई। बड़े मॉडर्न ख्यालातों की लगती हैं। हमारी बड़ी बहू तो सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे दिन भर साड़ी पहनकर, वो भी इतनी गर्मी में कोई कैसे रह सकता है? वो भी जरूर आती प्रिया को देखने, पर क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात जरूर कहूंगी कस्तूरी जी, जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिलेगी उसका तो भाग्य ही खुल जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल गलत कह दिया आपने विमला जी। बल्कि ये कहिए, जिसके भी घर प्रिया जाएगी उन लोगों का भाग्य खुल जाएगा। मैं तो आपसे झोली फैलाकर आपकी बेटी मांग रही हूँ। अब जब लड़की की माँ इतनी हंसमुख और मॉडर्न ख्यालातों की हो तो कौन ही ऐसे रिश्ते को ठुकरा सकता था। प्रिया को प्रेम के घर वाले बहुत पसंद आ जाते हैं और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और प्रिया की शादी प्रेम से पक्की हो जाती है। अपनी शादी को लेकर प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने होने वाले ससुराल वालों की तारीफ करती रहती। ये देखिए बुआ जी, ये मेरी जिठानी हुई। जिठानी वाले घर में जा रही है बेटा? अरे विमला, जब अपनी बेटी के लिए लड़का देख रही थी तो इकलौता देखती। बता, ससुराल में पहली एक जिठानी रहेगी। मैंने तो कितनी बार सोचा कि प्रिया को ऐसे परिवार में ब्याहूं जहां इकलौता लड़का हो, पर प्रिया को ही जॉइंट फैमिली वाले घर में जाना था। अकेले बेचारी का मन नहीं लगता ना। हाँ बुआ जी, वो क्या है ना, कोई बड़ा घर पर रहेगा तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर कभी आएंगी नहीं। काम तो वैसे भी आधा आधा बढ़ जाएगा। और क्या बताऊं बुआ जी, सीमा भाभी क्या सही है, मुझे कॉल करके बताती है अगर प्रेम तुम्हें मनाली या गोवा लेकर जाकर सस्ते में पल्ला झाड़ना चाहे तो तुम ऐसा होने मत देना, तुम तो स्विट्जरलैंड ही जाना। अब बताओ, कौन सी जिठानी इतनी कूल होती है? ये तो कुछ भी नहीं बुआ जी, जैसी जिठानी वैसी ही सास। सभी ना बहुत अच्छे हैं, ऊपर से कोई ननद भी नहीं है बुआ जी। ननद नहीं? शादी के लिए इतनी एक्साइटेड प्रिया की जिंदगी में शादी का वो पल आ ही जाता है जिसका उसे इंतजार था। शादी के दिन स्टेज से स्टिल ग्रे कलर का लहंगा पहनकर प्रिया उतर ही रही थी कि उसकी सास कस्तूरी का मुंह बन जाता। ये कैसे गमगीन रंग का लहंगा पहन लिया बहू ने? अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर कस्तूरी साइड से अपनी बहू के पास जाती है और धीरे से उससे कहती है, अरे अरे बहू, हमारे में ना ये सफेद, गुलाबी, नीले, पीले इन रंगों का लहंगा नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा पहना जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर, अब तो तू तैयार भी हो गई है, क्या कहूँ, पर आगे से ना ध्यान रखना बहू, हमारे घर की बहुएं इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। अब तक प्रिया के सामने वर्ल्ड बेस्ट सास बनी कस्तूरी आज कुछ और ही बात कर रही थी, और करती भी क्यों ना। अच्छे बनने की ये लीपा पोती तो रिश्ता होने तक की होती है। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ये अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो इतनी मॉडर्न बन रही थी और अभी लहंगे के रंग को लेकर ये कह रही है। खैर प्रिया, जो भी हो, इस स्ट्रेस को अपने चेहरे पर मत आने दे, वरना खामखा फोटोज खराब आएंगे। तभी वहां नेहा आती है। अभी तो ससुराल में तुम आई भी नहीं हो, आ जाओ तब पता चलेगा प्रिया, आज तुम्हारी शादी है, एंजॉय। और ये सब सुनने के बाद किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी?
प्रिया की तो हालत खराब होती जा रही थी। न जाने शादी के बाद क्या होने वाला था, पर किसी तरह शादी संपन्न हो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया आराम से अपने कमरे में सो रही थी, धीरे से कस्तूरी उसके कमरे के दरवाजे को खोलती हुई कमरे में आती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? इतनी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम। अगर मैं बाहर गिरकर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना, तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। इस बेजोड़ खर्राटे के आगे मेरी आवाज तुम तक कैसे पहुंचती बहू? वो मम्मी, ये किन बातों में फंसा लिया तूने मुझे? हैं? चल, मैं ये कह रही थी कि थक गई होगी ना तू शादी की रस्मों में। कोई बात नहीं, सो ले। पर याद रखना बहू, हमारे यहाँ बहुएं 6:30 बजे तक उठ जाती है, तो जरा ख्याल रखना। और कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मम्मी। वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, अब क्या सोओगी तुम? हैं? चलो ठीक है, फिर तैयार होकर बाहर आ जाओ। चलो। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ये सब सुनकर प्रिया का दिमाग तो चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई? कहाँ शादी के पहले मम्मी मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और यहाँ 6:30 बजे उठने को कह रही हैं। अब इन सब के बाद ये साड़ी, उफ, ये साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं भी क्या पागल हूँ, बेकार में साड़ी को खुद पर लपेटने की कोशिश कर रही हूँ। सूट तो पहन ही सकती हूँ मैं, वही पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। और नहा धोकर सूट पहनकर प्रिया हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही कस्तूरी कहती है, प्रभु प्रभु प्रभु, अरे बड़ी भोली है तू बहू, ऐसे सूट पहनकर बाहर नहीं आते। घर में ससुर है, तेरे जेठ जी है, अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहता सुन फौरन सुशील गला साफ करते हुए कहता है, मैं अंदर चलता हूँ मम्मी। देख देख कैसे शर्मा कर सुशील अंदर चला गया। अच्छा लगता है क्या बहू? कोई बात नहीं, तो घबरा मत, पहला दिन है ना, तो गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था मम्मी कि यहाँ रोज साड़ी पहननी पड़ेगी मुझे, और मुझे ना साड़ी पहननी आती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी नेहा से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहना देगी। और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर रोज खुद साड़ी पहनकर बाहर आ जाना है। अपना मुंह लटका कर प्रिया नेहा के कमरे में जाती है और जाते ही पहला सवाल यही पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जब मुझे देखने आए थे तब तो माहौल बिल्कुल अलग था भाभी, और अभी तुझे देखने में आई थी नहीं ना? तो फिर इस घर में यही होता है देवरानी जी, मुझे भी इसी तरह घर में लाया गया था और उसके बाद क्या ही बताऊं, एडजस्ट करना सीख जाएगी तू भी। प्रिया को अपनी सास में ये बदलाव बिल्कुल भी राज नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या बेटा, एक दिन नहीं हुआ ससुराल गए तुझे कि अपने ससुराल की चुगली करने लग गई? इस तरह घर चलता है क्या? और जेठानियों का तो काम ही होता है देवरानियों को डराने का। तू नेहा को छोड़ और अपनी सास से अपनी ट्यूनिंग बनाकर रख जरा। रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा बेटा। अपनी माँ से बात करके अपने आप को फिर से तैयार कर प्रिया किचन में जाती है। बताओ, डब्बे में रिफाइन भी नहीं है। पहले मैं रिफाइन निकालती हूँ, और जैसे ही प्रिया रिफाइन का पैकेट निकालकर उसे कैंची से काटने जाती है कि कस्तूरी वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रे रे बहू, अभी हो जाता ना बेकार में शापा। ना बहू, हमारे घर रिफाइन से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं। ये रिफाइन तो मेहमानों के लिए रख रखी है, साल में 1 पैकेट काफी है। अरे खाता ही कौन है? अच्छा बता, भी तू इसे फाड़ देती और इसी से खाना बना देती तो बेकार में तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। खैर कोई बात नहीं, पहला दिन है ना तेरा, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपनी सास की बात मानकर प्रिया मस्टर्ड ऑयल में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अब सभी की प्लेट्स लगा देती हूँ और इसके बाद सभी को बुला लूंगी। किचन के ड्रॉर से एक डाइनिंग सेट निकालकर अच्छी तरह सभी के चेयर के ठीक सामने एक एक प्लेट प्रिया अरेंज कर देती है, और जैसे ही उस प्लेट में खाना डालने जाती है कि कस्तूरी वहां पहुंच जाती है। अरे रे रे, ये डाइनिंग सेट कहाँ से निकाल कर ले आई तू बहू? दराज में कितने पीछे छुपा कर रखा था मैंने कि किसी का हाथ ना लगे, और तू निकाल कर ले आई। पर आप लोग तो इसी डाइनिंग सेट में खाना खाते हैं ना मम्मी? वो वीडियो कॉल पर मैंने देखा था, इसलिए पूरा आधा घंटा लगाकर मैंने इस डाइनिंग सेट को ढूंढा।
अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, जब प्रेम के लिए लड़की देखने की बात चल रही थी तो आए दिन कोई ना कोई गेस्ट उसे देखने आ ही जाया करते थे। अब उस वक्त स्टील के बर्तनों में तो नहीं खा सकते हैं, तो हमने ये क्रैकर सेट मंगवाया था। चला अब इसे हटा दे और सामने जो स्टील के बर्तन रखे हैं ना उन्हें बाहर लेकर आ। अब तो तू इस घर की हो चुकी है, अब तुझसे क्या शर्माना। अच्छा, एक सुबह। चलो बढ़िया है, मम्मी पूजा करने जा रही हैं। पूरे दिन में यही तो 30 मिनट होते हैं जहाँ उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। अब जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, वरना इसमें भी आकर कोई ना कोई कमी निकाल देंगी। और जैसे ही कस्तूरी सोफे से उठती है, प्रिया फौरन मॉपिंग लाकर पोछा करने तैयार हो जाती है। ये देख, पकड़ लिया ना रंगे हाथ तुझे। मुझे लगा ही था तू मोपिंग से पोछा मारती होगी। अरे बहू, क्यों पोंछना है शरीर को इतना? ये सब तो आजकल के चोंचले हैं, इन सब से पोछा लगता भी है क्या? पोछा तो कपड़े से ही लगता है, पूरी तरह निचोड़ कर। मोपिंग से तो फर्श पर दाग रह जाते हैं। वही मैं सोचूं, हमारे घर के फर्श पर तो कभी पोछे के निशान रहते नहीं थे, ये दाग आखिर आ कहाँ से रहे? पर आप तो पूजा करने गई थी ना मम्मी। पूजा तो सुबह 4 बजे कर ली मैंने। आज तो मैंने सोच लिया था कि इन दागों के पीछे का कारण पता करके रहूंगी। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं, पर कस्तूरी का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। ये मत करो, वो मत करो, हमारे घर पर चीजें ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। फिर एक शाम कस्तूरी की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। प्रिया भाग भाग कर सभी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। कुछ और लाऊं मम्मी? ये क्या तूने मम्मी मम्मी लगा रखा है बहू? है, मुझे लगा था तू आज नहीं तो कल समझ जाएगी। ये तेरा मायका नहीं है। मम्मी क्या होता है? मम्मी जी बोला कर। समझ तो आए कि मैं तेरी सास हूँ। और बस यही बात प्रिया को चुप जाती है और वो मन ही मन अपनी सास को ठीक करने की ठान लेती है। जी मम्मी जी। और ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद प्रिया ने अपनी सास से जरा भी बात नहीं की। प्रिया सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, इतनी उंगलीबाजी, आपका दम नहीं घुटता क्या भाभी? घुटता तो है, पर क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। मम्मी जी तो हर चीज में उंगली करेंगी ही, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आपने साथ दिया तो मम्मी जी की सादत को खत्म कर सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी जो आपको समझ में आए। पीछे से मैं सब देख लूंगी। एक कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही मम्मी जी को कोई बहाना देकर अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तो नेहा कहती है, मम्मी जी, मेरे मामा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप तो जानती हैं वो 80 साल के हो गए और इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा, इसलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। प्रिया तो अब घर का सारा काम सीख ही चुकी है, मेरी गैर मौजूदगी में वो घर संभाल लेगी, है ना प्रिया? ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू हो आ मायके। वैसे भी हमने कभी रोका है क्या तुझे? यहाँ नेहा अपने मायके निकलती है तो वहाँ कस्तूरी के पति और दोनों बेटे अपने काम पर। अपनी उंगली करने की आदत से मजबूर कस्तूरी रसोई में अपनी बहू के पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि खाना तो पहले ही बना हुआ है और रसोई में तो कोई नहीं। आज तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बनाया है बहू ने, स्लैब भी बिल्कुल साफ है। जरूर कपड़े उसने एक साथ मशीन में डाल दिए होंगे, अभी जाकर कान खींचती उसका। अरे भाई, हमारे घर में नए पुराने सारे कपड़े अलग अलग धोए जाते हैं। और जैसे ही ये कंप्लेंट करने कस्तूरी प्रिया के पास जाती है तो वो देखती है कि सारे कपड़े पहले ही धुलकर छत पर सूख रहे हैं। अरे ये प्रिया कहाँ गई? कमरे में होगी। कस्तूरी प्रिया के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया उसे देखते ही सोने की तैयारी में लग जाती है। प्रिया को ऐसा करता देखकर कस्तूरी उससे कुछ कह नहीं पाती और कमरे से बाहर चली जाती है। पूरे 2 घंटे तक प्रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। अरे अकेले कितनी देर तक आदमी बैठा रहे, मन ही उब गया है। कम से कम प्रिया से बात करके मन तो लगा रहता था। प्रेम और सुशील तो सीधा दुकान चले जाते हैं। कब उठेगी बहू? एक काम करती हूँ, नेहा को फोन लगाती हूँ। कस्तूरी फौरन नेहा के मोबाइल पर फोन करती है, पर प्लान के मुताबिक नेहा अपना फोन अपनी बहन को पकड़ा देती है। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बेटा, जरा नेहा से तो बात करवाना। वो तो मामा जी के साथ है आंटी जी, और फोन में चार्ज भी नहीं है, कभी भी फोन बंद हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपसे उसकी बात करवाती हूँ।
अपनी बहू के काम में हर वक्त कमी निकालने वाली कस्तूरी अपनी बहुओं की मौजूदगी में उनकी अहमियत समझ नहीं पा रही थी। और आज जब दोनों ही बहुएं उसके आसपास नहीं थी तो उनकी कमी उसे खलने लगी थी। कुछ देर बाद अपने कमरे से बाहर आती ही प्रिया रसोई में चली जाती है। उसके पीछे पीछे कस्तूरी भी रसोई में आती है और जैसे ही कस्तूरी रसोई में आती है प्रिया रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा कर ले तू काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे बस। रसोई का काम निपटाकर प्रिया फिर से अपने कमरे में चली जाती है। रात के खाने के वक्त तुम भी बैठ जाओ प्रिया, सबके साथ ही खा लो। मेरा पेट भरा हुआ है, मन हुआ तो मैं कमरे में खा लूंगी। ना ही मुंह पर मुस्कुराहट, ना ही किसी से बातचीत। रात को सभी घर पर होते हैं तो कस्तूरी को ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, पर अगली सुबह जैसे ही सब वापस काम पर निकलने लगते हैं कस्तूरी की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, इसी तरह इतने बड़े घर में अकेले चुपचाप, किसी का मन लगे तो कैसे। और बस 1.5 दिन में ही कस्तूरी की अकल ठिकाने लग जाती है। वो सीधा प्रिया के पास जाती है और कहती है, हमने तुझे झूठ बोलकर इस घर में लाया, इसीलिए नाराज है ना तू बहू? सास है आप मेरी, माँ थोड़ी ना है। माँ थी तब तक मैंने नाराजगी नहीं दिखाई, और जब आपने सास बनने की सोच ली है तो मुझे भी बहू बनना ही पड़ेगा ना। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। घर पर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है मम्मी जी। पापा जी ने कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं की। जेठ जी भी खुद कुछ नहीं बोलते जब तक आप शुरुआत नहीं करती। इसके पहले कि ये कड़वाहट इस रिश्ते को खत्म कर दे, मैंने सोचा मैं चुप्पी साध लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तुझे बताया गया था। आजकल बहुएं आते ही खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। ऐसा ही मेरी एक सहेली के साथ हुआ था। वही डर मेरे मन में बैठ गया था, इसलिए मैं तुम दोनों पर कड़ी नजर रखने लगी। पर मेरी बहुएं वैसी नहीं है। अब अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। 1 मिनट मम्मी, फिर मैं नेहा भाभी को भी घर बुला लूं।